10वें भाग में हमने देखा रानी जी ने मिसिस सेवक को पूरा महल दिखा दिया, एक से एक बनी हुई कारीगरी से बनी हुई सामान को भी दिखाया, बट मिसिस सेवक के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। जॉन सेवक, इसलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई है। लोग की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकरी के सिवाय और किसी और निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली थी भी, किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर न मिला। अगर मिला भी तो बड़ा महंगा पड़ा। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ प्राय सभी कंपनियों का यही हाल है। डायरेक्टरों की थैलियों भरी होती हैं, हिस्से बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा देते हैं। बड़ी उदारता दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहुवेतन भोगी रखा जाता है। परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर अपनी जेब भरते हैं, मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है। मतलब यह है कि सारी पूंजी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है। मेरा सिद्धांत है कम से कम खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा। मैंने 1 कौड़ी दलाली नहीं दी, विज्ञापनों की मद उड़ा दी। यहाँ तक कि मैनेजर के लिए भी केवल 500 रुपये ही वेतन देना निश्चित किया है। हालांकि किसी दूसरे कारखानों में 1000 सहज ही मिल जाते हैं। उस पर घर का आदमी। डायरेक्टर के बारे में भी मेरा यही निश्चय है कि सफ़र खर्च के सिवाय और कुछ न दिया जाए। कुंवर साहब सांसारिक पुरुष न थे। उनका अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में लगता था। वह किसी ऐसे काम में शरीर न होना चाहते थे जो उनकी धार्मिक एकाग्रता में बाधक हो। दूरतों ने उन्हें मानव चरित्र का छिद्रान्वेषी बना दिया था। उन्हें किसी पर विश्वास न होता था। पाठशालों और अनाथालयों को चंदे देते हुए वह बहुत डरते थे और बहुधा इस विषय में औचित्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। सुपात्रों को भी उनसे निराश होना पड़ता था, पर संयमशीलता जहाँ इनकी संख्या रहती, वहीं लाभ का विश्वास होने पर उचित से अधिक निसंग भी हो जाते। मिस्टर जॉन सेवक का भाषण व्यवसायिक ज्ञान से परिपूर्ण था, पर कुंवर साहब पर इससे ज़्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। उनकी दृष्टि में जॉन सेवक अब केवल धन के उपासक न थे, वरन हितैषी मित्र थे। ऐसा आदमी उन्हें मुगालता न दे धन सकता था। बोले, जब आप इतनी किफ़ायत से काम करेंगे तो आपका उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको शायद अभी मालूम न हो, मैंने यहाँ एक सेवा समिति खोल रखी है। कुछ दिनों से यही खप्त सवार है। इसमें इस प्रकार लगभग 100 स्वयं सेवक हैं। मेले ठेले में जनता की रक्षा और सेवा करना उनका काम है। मैं चाहता हूँ कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के लिए मुक्त कर दूँ। हमारे देश की संस्थाएं बहुधा धनाभाव के कारण अल्पवायु होती हैं। मैं इस संस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ और मेरी यह हृदय अभिलाषा है कि इससे देश का कल्याण हो। मैं किसी से इस काम में सहायता नहीं लेना चाहता। उसके निर्विघ्न संचालक के लिए अस्थायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता हूँ। मैं आपको अपना मित्र और हित चिंतक समझकर पूछता हूँ, क्या आपके कारखाने में हिस्से लेने से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है? आपके अनुमान में कितने रुपए लगाने से 1000 की मासिक आमदनी हो सकती है? जॉन सेवक की व्यावसायिक लोलुपता ने अभी उनकी सद्भावनाओं को शिथिल नहीं किया था। कुंवर साहब ने उनकी राय पर फैसला छोड़कर उन्हें दुविधा में डाल दिया। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि यह समस्या सामने आवेगी तो नफा का तखमीना बताने में ज़्यादा सावधान हो जाते। गैरों से चाले चलना सक्षम समझा जाता है, लेकिन ऐसे स्वार्थ के भक्त कम मिलेंगे जो मित्रों से दगा कर लें। सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है। जॉन सेवक ऐसा उत्तर देना चाहते थे जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। बोलो, कंपनी की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। संचालक विधि से आपको बतला चुका हूँ। मैंने सफलता के सभी साधनों पर निगाह
रखी है। इस पर भी संभव है मुझसे भूल हो जाती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य विधाता के हाथों का खिलौना मात्र है। उसके सारे अनुमान, सारी बुद्धिमत्ता, सारी शुभ चिंताएं नैसर्गिक शक्तियों के अधीन हैं। तंबाकू के उपज बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी रुपए देने ही पड़ेंगे। एक रात का पाला कंपनी के लिए घातक हो सकता है। जले हुए सिगरेट का एक ही टुकड़ा कारखाने को खाक में मिला सकता है। हाँ, मेरी परिमिति बुद्धि की दौड़ी जहाँ तक है, मैंने कोई बात बढ़ा के नहीं कही। आकस्मिक बाधाओं को देखते हुए आप लाभ के अनुमान में कुछ और कमी कर सकते हैं। कुंवर साहब, आखिर कहाँ तक? जॉन सेवक, 20 रुपये सैकड़े समझिए कुंवर साहब। और पहले वर्ष? जॉन सेवक, कम से कम 15 रुपये प्रति सैकड़े। कुंवर साहब, मैं पहले वर्ष 10 रुपये और उसके बाद 15 रुपये के प्रति सैकड़े पर संतुष्ट हो जाऊंगा। जॉन सेवक, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि हिस्से लेने में विलम्ब न करें। खुदा ने चाहा तो आपको कभी निराश ना होंगी। 100 रुपये के हिस्से से थे 100 रुपये के हिस्से थे। कुंवर साहब ने 500 हिस्से लेने का वादा किया और बोले, कल पहली किस्त के 10,000 रुपये बैंक द्वारा आपके पास भेज दूंगा। जॉन सेवक की ऊंची से ऊंची उड़ान भी यहाँ तक न पहुँचती थी, पर वह इस सफलता पर प्रसन्न न हुए। उनकी आत्मा अब भी उनका तिरस्कार कर रही थी कि तुमने एक सरल से सज्जन पुरुष को धोखा दिया। तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न किया है। देश के सेवक बनकर तुम अपनी 5 उंगलियां घी में रखना चाहते हो। तुम्हारा मनोवांछित उद्देश्य यही है कि नफ़े का बड़ा भाग किसी न किसी हीले से आप हजम करो। तुमने इस आलोक को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। अगर कुंवर साहब के सहयोग से जनता में कंपनी की साख जम जाने का विश्वास न होता तो मिस्टर जॉन सेवक साफ कह देते कि कंपनी इतने हिस्से आपको नहीं दे सकती। एक परोपकारी संस्था के धन को किसी संदिग्ध व्यवसाय में लगाकर उसके अस्तित्व को खतरे में डालना स्वार्थपरता के लिए भी कड़वा ग्रास था। मगर धन का देवता आत्मा का बलिदान पाए बिना प्रसन्न नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब तक वह निजी स्वार्थ के लिए यह स्वांग भर रहे थे। उनकी नीयत साफ नहीं थी। अब उन्हें निष्पक्ष होकर नेक नियति का व्यवहार करने का निश्चय किया। बोले, मैं कंपनी के संस्थापक की हैसियत से इस सहायता के लिए हृदय से आपका अनुग्रहित हूँ। खुदा ने चाहा आपको आज के फैसले पर कभी पछताना न पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ। आपकी कृपा से मुझे दृष्ट बना दिया है। मैंने कारखाने के लिए जो ज़मीन पसंद की है वह पांडेपुर के आगे की पक्की सड़क पर स्थित है। रेल का स्टेशन वहाँ से निकट है और आसपास बहुत से गांव हैं। रकबा 10 बीघे का है। ज़मीन पड़ रही हुई है। हाँ, बस्ती के जानवर उसमें चढ़ने आया करते हैं। उनका मालिक एक अंधा फकीर है। अगर आप उधर कभी हवा खाने गए होंगे तो आपने उस अंधे को अवश्य देखा होगा। कुंवर साहब, हाँ, अभी तो कल ही गया था। वही अंधा है, न काला दुबला तो सांवरियों के पीछे दौड़ा करता है। जॉन सेवक, जी हाँ, वही वह ज़मीन उसी की है, किंतु वह उसे किसी दाम पर नहीं छोड़ना चाहता है। मैं उसे 5,000 तक देना चाहता था, पर राजी न हुआ। कुछ झक्की सा है। कहता है मैं वहाँ धर्मशाला, मंदिर और तालाब बनवाऊंगा। दिन भर भीख मांगकर जो गुजर करता है, उस पर इरादे इतने लंबे हैं, कदाचित मोहल्ले वालों के भय से उसे कोई मामला करने का साहस नहीं होता। मैं एक निजी मामले में सरकार से सहायता लेना उचित नहीं समझता, पर ऐसी दशा में मुझे इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं सूझता। और फिर यह बिल्कुल निजी बात भी नहीं है। म्यूनसिपालिटी और सरकार दोनों को इस कारखाने के हजारों रुपए रोज की आमदनी होगी। हजारों शिक्षित और अशिक्षित मनुष्यों का उपकार होगा। पर पहलू से देखिए तो यह सार्वजनिक काम है और उसमें सरकार से सहायता लेने में मैं औचित्य का उल्लंघन नहीं करता। आप अगर जरा तवज्जो करें तो बड़ी आसानी से काम निकल जाए। कुंवर साहब, मेरा उस फकीर पर कुछ दबाव नहीं है, और होता भी तो मैं उससे काम न लेता। जॉन सेवक, आप राजा साहब चतारी। कुंवर साहब, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। वह मेरे दामाद हैं और इस विषय में मेरा
उनसे कहना नीति विरुद्ध है। क्या वह आपके हिस्सेदार नहीं है? जॉन सेवक: जी नहीं, वह स्वयं अतुल संपत्ति के स्वामी होकर भी धनियों के उपेक्षा करते हैं। उनका विचार है कि कल कारखाने पूंजी वालों प्रभुत्व बढ़ाकर जनता का उपकार करते हैं। इन्हीं विचारों ने तो उन्हें यहाँ प्रधान बना दिया है।